हमने भारत के भौतिक प्रदेश से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्णन किया था। आज हम उसके अगले टॉपिक उत्तर का विशाल मैदान के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। आपके सामने भारत का मानचित्र जिसमें भारत के विशाल मैदान का बंटवारा बटा हुआ है अलग अलग भाग में दिखाई दे रहा होगा। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये चीज़ मुखातिब करना चाहता हूँ कि भारत जैसा विशाल देश जिसका उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रेणी से कटा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र हिमालय की पर्वत श्रृंखला आती है, आप लोग जानते ही हैं। उस पर्वत श्रृंखला से बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं। उन्हीं पहाड़ पर्वतों से विभिन्न प्रकार की नदियां जो इन पहाड़ों से बहकर नीचे की तरफ आती हैं, दक्षिण की तरफ आती हैं। इन नदियों के द्वारा इन पहाड़ी क्षेत्रों से बहाकर लाया गया निक्षेप मलबा, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं, वह इस निचले क्षेत्र में आकर पिछले कई करोड़ों वर्षों से बिछाई जा रही है। और वही जो बिछाया हुआ मलबा निक्षेप जमाव है, वही आज का उत्तर भारत का विशाल मैदान में परिवर्तित हुआ क्षेत्र है। तो हम इसे अलग अलग नदीय बंटवारे के हिसाब से उसका विस्तृत वर्णन करेंगे, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग राज्य के हिसाब से। तो देखिएगा आप, सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो सबसे प्रथम दृष्टि हमारे सामने आता है, मैं यहाँ टॉपिक लिखना चाहूंगा, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्य रूप से दो राज्यों का समावेश है। दो राज्यों में नदियों द्वारा बिछाई गई ये मिट्टी है, और ये जलोढ़ मिट्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी उपजाऊ मिट्टी है। खाद्यान्न अधिक होते हैं इसमें। और ये जो मैदान है पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? पंजाब व हरियाणा राज्य। इस मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या निक्षेप या जलोढ़ से हुआ है? तो उन नदियों के नाम मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। सतलज नदी, सतलज, दूसरी है रावी नदी, तीसरी है व्यास नदी। इसके अलावा अन्य नदियों में चिनाब, झेलम भी सम्मिलित की जाती हैं। अब आप कहेंगे कि सतलज, रावी और व्यास नदी कहां से निकलती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से सतलज नदी निकलती है और आगे जाके सिंधु में मिल जाती है पाकिस्तान में। इसी प्रकार से यहां रावी निकलती है और इधर से ही व्यास निकलती है। रावी की सहायक है व्यास नदी। इन्हीं से निर्मित इस मैदान का निर्माण होता है, जिसे पंजाब हरियाणा का मैदान के नाम से जाना जाता है। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान का जो ये वाला मैदान है, ये तो पूर्ण रूप से मरुस्थल है, रेगिस्तान है। इस मैदान का निर्माण अरब सागर से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उनसे हुआ माना जाता है। आर्द्रता, नमी यहाँ से सोख ली गई इन हवाओं ने और इसका निर्माण माना गया है। और प्राचीन समय में सरस्वती नदी का बहाव इसी क्षेत्र में कहा जाता है। तो करोड़ों वर्षों पहले सरस्वती नदी जो है कि इस क्षेत्र में बहती थी और इसके कारण इधर से बहुत ही बड़े मलबे का निक्षेप हुआ और ये मलबा वर्तमान में एक मरुस्थल निर्माण के लिए सहायक है। इसी प्रकार आगे अपन देखें तो इस राजस्थान के मैदान का एक भाग बांगड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र है, यहाँ पे बांगड़ भूमि जो है वो उसके निक्षेप हैं, वो भी विशाल मैदान का ही एक भाग कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसी अरावली के दोनों तरफ
जो पर्वतीय क्षेत्र है, दोनों तरफ का जो क्षेत्र है, उधर से ये मिट्टी छोटे छोटे नदियों और नालों द्वारा बहाकर लाई गई। इसी के निक्षेप से इस बांगड़ प्रदेश का निर्माण माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मैदान के बाद, राजस्थान के मैदान के बाद तीसरे नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसका चैप्टर है ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला क्षेत्र है, आप लोग देख रहे होंगे। यहां पर मुख्य रूप से गंगोत्री और यमुनोत्री से दो नदियां निकलती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री दो हिमनद हैं जो उत्तराखंड राज्य में आए हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों में, वहां से ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती है और गंगा नदी आगे जाकर देवप्रयाग के यहाँ पर गंगा के नाम से जानी जाती है। और यही नदी जब इसका ऊपरी क्षेत्र में ये गंगा, यमुना, शारदा, काली, गोमती, काली नदी यहाँ से ऐसे मिलती है, ये काली नदी, गोमती नदी, रामगंगा इसके पास में ही है। ये नदियां सब मिलकर पहाड़ी क्षेत्र से जो मलबा होता है, पथरीले भाबर क्षेत्र से वो उठाकर नीचे की तरफ तराई प्रदेश में ले जाती है और तराई प्रदेश से मैदानी क्षेत्रों में खादर और बांगड़ के रूप में फैला देती है। और यही इस मैदान का निर्माण होता है। ऊपरी गंगा का मैदान भी एक विस्तार लिए हुए क्षेत्र है। जो राज्यों का नाम अगर लें तो इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा इसमें आता है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश का विस्तार इसमें सम्मिलित है। और इस क्षेत्र में ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है, नवीन और पुरानी दोनों ही यहाँ पे सम्मिलित है। पुरानी जो पहले जम चुकी है और नवीन जो वर्तमान में भी, जिसका जमाव नदियों द्वारा, गंगा द्वारा, विभिन्न सहायक नदियों द्वारा लाकर बिछाकर हो रहा है, उनके द्वारा जो जमाव हुआ है वो उपजाऊ मिट्टी है। इस क्षेत्र में गेहूं, चावल और विभिन्न प्रकार के और भी अनाज जो हैं बोए जाते हैं, दालें वगैरह हैं, बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। उसके बाद में अगर नेक्स्ट की तरफ अपन जाना चाहें तो चौथे नंबर पर आता है अपना मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान मुख्य रूप से यूपी और बिहार यानी उत्तर प्रदेश व बिहार में विस्तृत है। कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा की डेल्टा बिछाती है या ये मलबा लाके यहाँ पे बिछाया है? गंगा एवं गंडक और घाघरा, ये मुख्य रूप से तीन नदियों का जो मलबा है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य भी आता है, नेपाल का कुछ क्षेत्र भी आता है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो नदी नाले वगैरह जो है, ऊपर से जितना मलबा उठाकर भाबर प्रदेश से बहाकर पानी के साथ में नीचे की तरफ तराई प्रदेश में लाते हैं और तराई प्रदेश एक मैदान का निर्माण करता है। उस मैदान का नाम होता है भाबर, खादर और बांगड़, यानी पुरानी मिट्टी और नवीन मिट्टी। इन दोनों के जब जमाव होते हैं तो बड़े स्तर पर एक लंबे समय से होने वाले निक्षेप को इन मैदानों के रूप में जाना जाता है। और इसी मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्पादन होते हैं, जैसे गेहूं की खेती ले लो, चावल की कृषि ले लो और विभिन्न प्रकार के अनाज की खेती ले लो। और बहुत ही बड़े स्तर पर लाखों वर्षों से इस मैदान का निर्माण होता हुआ आ रहा है। और भारत के लिए एक समर्थनशील क्षेत्र कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में कह दो या और भी अलग क्षेत्रों में कह दो, बहुत ही ज्यादा फेमस क्षेत्र है। तो हम लोग कहेंगे मध्य गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
उसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट है वो है निम्न गंगा का मैदान। नंबर 5 पे आता है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान जो है मुख्य रूप से अपने पश्चिम बंगाल व बिहार राज्य में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल व बिहार राज्य में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत नदी कौन कौन सी आती है? तो गंगा का मुहाना और हुगली नदी का फैलाव क्षेत्र है। गंगा का मुहाना और हुगली नदी का क्षेत्र ये फैला हुआ है। आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा। इस क्षेत्र में सुंदरवन का डेल्टा भी है। इस क्षेत्र में समुद्र का किनारा भी है। तो हम मान सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या चीज होगी? नमी और गर्मी। जब नमी और गर्मी दोनों एक स्थान पर मौजूद होती है तो जिसे कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिडिटी। हॉट एंड ह्यूमिडिटी की अधिकता होगी। और जब हॉट एंड ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है किसी स्थान पर तो वहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बीमारियां। एक चीज जुड़ी हुई इससे, बीमारियों का सबसे बड़ा क्षेत्र कह सकते हैं इसको। डेंगू, मलेरिया, विभिन्न प्रकार के कीट जीव यहाँ पर अधिक मात्रा में पैदा होते हैं और ये बीमारियों का फैलाव क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में डेल्टाई प्रदेश है। ये कैसा प्रदेश है? डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश है तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल ज्यादा होती है? चावल की। सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे? चावल और जूट पटसन की खेती यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य का क्षेत्र है। और उसके बाद में अगर भारत के बाहर की तरफ जाना चाहे तो बांग्लादेश राज्य भी इसमें सम्मिलित, बांग्लादेश जो देश है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि गंगा का अंतिम छोर है। गंगा जब बंगाल की खाड़ी में विस्तृत होती है, निक्षेपित होती है, तो बांग्लादेश देश से ही वह होती है। और इसी क्षेत्र में सुंदरवन का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन नाम से फेमस है, यहाँ पर पाया जाता है और इसी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो अगला पॉइंट अपना आता है 6 नंबर पे, वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान आप सभी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के हिमालय के पूर्व की तरफ बढ़ते हुए यहां से ऐसे होकर ऐसे निकलती है। आप लोग जानते हैं यहां पर इसका नाम है सांगपो। इसे हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में चीन की तरफ इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई ये यहाँ पे नमचा बरवा, मैंने कल भी आपको बताया था, नमचा बरवा पर्वत है। इस नमचा बरवा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश असम राज्य में होती हुई मेघालय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के ऊपर की तरफ से होते हुए यहाँ धुबरी नामक स्थान पड़ता है असम में। वहां से 90 डिग्री के कोण बनाते हुए सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां करती है? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी। इसी ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की नदीय द्वीप सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जिसका नाम है मौजिली। आप लोग याद रखें, आगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काम आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप पाया जाता है, मौजिली। इसके अलावा हम लोग देखना चाहेंगे कि यह क्षेत्र जो है पूर्वांचल है, हिमालय का पूर्वी भाग, पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम राज्य आता है और अरुणाचल और असम राज्य के आसपास में ही ब्रह्मपुत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र से जो मलबा निक्षेप अपने साथ में लाती है वो निक्षेपित करती हुई जाती है। हालांकि ये क्षेत्र ज़्यादा डेवलप नहीं है कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इसमें अपने साथ में जो बहाकर मलबा लाती है वो असम राज्य में, असम का जो डिगबोई क्षेत्र है, किरबिल क्षेत्र है, वहाँ पर फैला देती है, निक्षेपित कर देती है जलोढ़ के रूप में। और इस क्षेत्र में चावल की कृषि कहीं ना कहीं अच्छी इस क्षेत्र में उत्पादन के लिए की जाती है। खुद के लिए कहते हैं कि भाई इनकी जीविकोपार्जन के लिए खेती की जाती है और चावल इसमें पाया जाता है।
और ब्रह्मपुत्र का मैदान आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी का विसर्जन हो जाता है। आपके सामने उत्तर का विशाल मैदान मैप में है, मानचित्र में पूरा विस्तृत अध्ययन के रूप में लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब हम इसको पढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे कि विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान आखिर बनते कैसे हैं, मैदान की स्थितियां अलग अलग भौगोलिक शब्दों में कैसे बनी हुई है। तो मैं आपके सामने इधर की तरफ लिखना चाहूंगा। सबसे पहला भाबर, कुछ शब्द हैं भाबर प्रदेश, इनका अध्ययन करना भूगोल में अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में तराई प्रदेश, उसके बाद में आता है खादर प्रदेश, उसके बाद में आता है बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, इसके बाद में आता है डेल्टा, उसके बाद में आता है दोआब। ये जो शब्दावली है वो हमारे उत्तर के विशाल मैदान से जुड़ी हुई है, इसीलिए मुझे इसके साथ में बताना अत्यंत आवश्यक लगा, तो मैंने आपके सामने बताया। मैं आपके सामने इसी इन नामों के आगे एक क्षेत्र का निर्माण बताऊंगा और एक चित्र बना के मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग भी इस चित्र को बना सकते हैं। ये आपके सामने जो दिख रही है पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखला मान सकते हैं आप इसको, पर्वत श्रृंखला मान लो या हिमालय मान लो, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण मान लो। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपके सामने दिखाई पड़ रही है। इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला से नीचे की तरफ जब हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें पहाड़ी क्षेत्र देखा होगा, तो जस्ट जैसे ही पर्वत खत्म होता है, पर्वत पूरा होता है, तो पर्वत के नीचे की तरफ तलेटी में आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे पत्थर कंकड़, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ का जमाव पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ के तलहटी क्षेत्र में, पहाड़ के तलहटी क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोग सभी जानते हैं कि पहाड़ के तलहटी क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं। इन पत्थर कंकड़ों का जमाव, इन पत्थर कंकड़ों का जमाव कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है? भाबर। पत्थर कंकड़ों का जमाव, पहाड़ी क्षेत्र के तलहटी में पत्थर कंकड़ों का जमाव भाबर कहलाता है, जिसे भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक चैप्टर क्लोज हुआ अपना। अब जैसे मानते हैं हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र से नदियां बहती है, आप लोग सभी जानते हैं हिमालय क्षेत्र से नदियां बहती है और इन नदियों का जल इन भाबर प्रदेश से इस प्रकार बाहर निकलता है। भाबर प्रदेश से इस प्रकार बाहर निकलता है, भाबर प्रदेश से इस प्रकार बाहर निकलता है, यानी मैदानों में, नदियां मैदानों में प्रवेश करती है। क्या होता है? नदियां मैदानों में प्रवेश करती है। जैसे ही नदी मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों में जल या नदी का प्रवेश, नदी का प्रवेश, जल मैदानों में नदी या जल का प्रवेश, मैदानों में नदी या जल का प्रवेश जब होता है तो वो क्षेत्र कहलाता है तराई प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र से नदी का जल भाबर क्षेत्र से बहकर जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से, तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप लोग लिख लें, पहाड़ी क्षेत्र से जब नदियां अपने जल को भाबर प्रदेश से होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करवाती है, तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते समय जो क्षेत्र है उसे तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि नदी आगे बढ़ी,
और नदी ने एक क्षेत्र ऐसे छोड़ दिया और यहाँ जाके नदी अंतिम छोर में समुद्र में प्रवेश कर जाती है। जहां समुद्र में प्रवेश कर जाती है उस स्थान का नाम होता है डेल्टा। और ये एक धारा निकली नवीन, उसका नाम हो गया नवीन जलोढ़ यानी खादर। और ये होगी पुरानी प्राचीन जलोढ़ यदि बांगड़। और इसके साथ में ये बीच वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दोआब। दो धाराओं के मध्य का क्षेत्र आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। जब नदी तराई क्षेत्र से नीचे की तरफ मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए बहुत ही ज्यादा किलोमीटर में बहती है, तो आगे जाकर जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश, खुले मैदान में प्रवेश कर जाती है, तो नदी एक प्रकार बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, यानी मैदान उसके सामने समतल प्राय दिखाई पड़ता है। तो नदी जब बाढ़ का रूप धारण करती है तो पुरानी जो उसकी धारा है वो तो चलती रहती है, उसके साथ ही एक नवीन जलोढ़ धारा भी निकल जाती है। नवीन जलोढ़ धारा जो है नवीन मिट्टी का निक्षेप करती है। नवीन मिट्टी का जो निक्षेप होता है उसे खादर के नाम से जाना जाता है, उसे खादर के नाम से जाना जाता है। जो नवीन मिट्टी का निक्षेप करती है, जिस स्थान पर पहले ये उपजाऊ मिट्टी का जमाव निक्षेप नहीं था और नवीन मिट्टी का निक्षेप हुआ है, वह खादर के नाम से जानी जाती है। और जो पुरानी मिट्टी का निक्षेप हमेशा पहले से होता रहा है, उस नदी से लाखों वर्षों से हो रहा है पुराना, उसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जलोढ़ बांगड़ के नाम से जाना जाता है। नवीन मिट्टी का जमाव वाली धारा और प्राचीन मिट्टी के नाम वाली धारा, इन दो धाराओं के मध्य का जो क्षेत्र है, एक धारा और दूसरी धारा, इन दोनों धाराओं के मध्य का जो क्षेत्र है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। या यूं कह दें कि एक नदी और दूसरी नदी दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बह रही है और उनके बीच का अगर क्षेत्र है तो उसको भी दोआब के नाम से जाना जा सकता है। और एक नदी की दो धाराओं के मध्य का क्षेत्र भी दोआब के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उपयोगी, उपजाऊ माना जाता है। दोआब क्षेत्र आपके सामने है। उसी के बाद में आगे एक शब्दावली है डेल्टा। डेल्टा अंतिम शोर है नदी का। नदी जब अंतिम समय में मैदान समुद्र में प्रवेश करती है तो समुद्र के तट पर वह अलग अलग प्रकार के डेल्टा बनाती है, अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनाती है। या तो सीधी गिर जाती है या अलग अलग जैसे फिंगर टाइप में, या कह दो पंखाकार कह दो, छापाकार कह दो, अलग अलग प्रकार से आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से नदी बहती हुई, क्योंकि स्पीड बहुत कम हो जाती है, तीव्रता जल की बहुत कम हो जाती है और इस प्रकार नदी समुद्र में गिरती है तो एक डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करती है। क्योंकि डेल्टाई प्रदेश का निर्माण में अलग अलग निक्षेप होते हैं जलोढ़ के, तो निक्षेप इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, तो उस क्षेत्र को डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये रही उत्तर के विशाल मैदान से निर्मित जो भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियां भौगोलिक शब्दावलियों के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं, उनका पूरा विस्तृत अध्ययन, विस्तृत वर्णन आपके सामने है। और भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से जो मलबा, जो निक्षेप, जो जलोढ़, भारत की जो विभिन्न नदियां हैं जो ग्लेशियर से निकल के आ रही है, शुरू से लगाएं और अंत तक करें तो सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, महानदी, रामगंगा, गोमती और इधर की तरफ जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी और भी सहायक नदियां, सब नदियों ने मिलकर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया है। और ये विशाल मैदान का निर्माण आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से होता आ रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है। यही उत्तर का विशाल मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। कृषि के लिए कहा जाए तो भारत के लिए ये धान का कटोरा वाला क्षेत्र भी अपन कह सकते हैं। यहाँ गन्ने की फसल अधिक होती है, या गेहूं की बहुत ज़्यादा फसल होती है, या चावल की कृषि बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग देखते होंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में बहुत ही अधिक मात्रा में चावल, गेहूं की कृषि की जाती है, जिसका हम लोग निर्यात भी करते हैं, दूसरे देशों को बेचते भी हैं। इसी प्रकार आप लोग देखना चाहेंगे तो नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है वो प्रायद्वीपीय भारत है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की तरफ भी
बहती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत एक कठोर चट्टानी क्षेत्र है, तो इस तरफ आने के लिए इसको काटना पड़ता है। लेकिन ये मलबा जो है धीरे धीरे प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ रहा है। आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे। आज हमने उत्तर का विशाल मैदान का अध्ययन किया है। आप लोग इसको एक बार टॉपिक वाइज जो टॉपिक मैंने बनाए हैं आपके सामने, पंजाब हरियाणा का मैदान, उसके बाद में राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, उत्तर निम्न गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, टॉपिक वाइज चित्र बनाकर एक डायग्राम से, और वो जो कौन कौन से भौगोलिक शब्दावलियां इसके मध्य में आती है, और इस चित्र का आप लोग अध्ययन जरूर करें। ये चित्र आपके एग्जाम में हर बार आया है और इस बार भी आएगा। नदियों में भी ये पढ़ना पड़ेगा अपने को। जब गंगा नदी को हम लोग पढ़ेंगे तब आपके सामने ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के नाम आपके सामने आएंगे और इनको समझना भी बड़ा आवश्यक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सारे के सारे नाम ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे। खासर प्रदेश किसको कहते हैं, बांगड़ प्रदेश किसको कहते हैं, डेल्टाई प्रदेश क्या होता है, दोहाब, तराई, भाबर, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से ये आग्रह है कि इनका स्क्रीनशॉट ले लें और टॉपिक वाइज इनका अध्ययन करें।